15 अगस्त 2027 क्या भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी? ज़रूर। बुलेट ट्रेन के कंस्ट्रक्शन में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस आई है। 2021 के अगस्त से इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्रिसीजन के साथ इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। महीने में करीब 15 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और पहला जो सेक्शन है प्लान किया हुआ ओपनिंग का वो है सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का सेक्शन का कंस्ट्रक्शन दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। अगले साल अगस्त में इसके इनॉग्रेशन का प्लान है। पहला सेक्शन होगा सूरत बिलीमोरा, उसके बाद में वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, फिर ठाणे से अहमदाबाद और उसके बाद में मुंबई से अहमदाबाद। इस तरह से एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन खोलेंगे। मुंबई से अहमदाबाद की जर्नी हो जाएगी 1 घंटा 57 मिनट। क्या देरी हुई आपको लगता है इस प्रोजेक्ट में? नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। पहली बार जब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जब करते हैं तो उसमें उसकी डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ बहुत एक्सट्रीम चाहिए होती है। 1 मिलीमीटर का भी अगर अलाइनमेंट मिसमैच हो जाता है तो सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती है इसमें। बहुत इसमें नई तरीके से काम करने का, सीखने का अवसर मिला है देश को और साथ ही साथ एक नए तरह की डिज़ाइन की कैपेबिलिटी भारत में डेवलप हुई है। बीच में कोविड का 2 साल का कालखंड भी ऐसा निकला जिस कालखंड में कोई काम नहीं हो पाया था। कोविड के समाप्त होने के तुरंत बाद में काम जब चालू हुआ तो बहुत तेज़ी से चालू हुआ। कुछ लोग जो आलोचना करते हैं इस प्रोजेक्ट की, कहते हैं कि भारत जैसे देश को आखिर ज़रूरत क्या है बुलेट ट्रेन की? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मध्यम वर्ग और गरीब परिवार हमारे जितने भी हैं उनके लिए कार या इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन के बजाय एक अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें, 140 करोड़ देशवासी हमारे और देश कॉम्पैक्ट तरीके से बसा हुआ है, तो ऐसे में बुलेट ट्रेन सबसे सुलभ माध्यम बनेगा और बुलेट ट्रेन की सवारी मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी बनेगी। ये इस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। आने वाले समय में 7 और कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में अनाउंस करवाया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है। इससे देश की ट्रांसपोर्टेशन का पूरा नेटवर्क बदल जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद मैंने आपको बताया 1 घंटे 57 मिनट। मुंबई से पुणे हो जाएगा 48 मिनट्स। बेंगलुरु से चेन्नई हो जाएगा 73 मिनट्स। बेंगलुरु से हैदराबाद हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। पुणे से हैदराबाद हो जाएगा 2 घंटे 8 मिनट। दिल्ली से लखनऊ हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। दिल्ली से वाराणसी 3.25 घंटे। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे के अंदर। तो इस तरह से बहुत तेज़ी से, और इसमें काम भी बहुत मेथोडिकली करेंगे। करीब करीब पूरे सिविल कंस्ट्रक्शन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। फुल स्पैन के जो गर्डर्स इसमें इस्तेमाल किए गए मुंबई अहमदाबाद के कंस्ट्रक्शन में, उसको स्टैंडर्ड उसके एक डिज़ाइन बना रहे हैं 32 मीटर्स की, वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन रहेगी। पिलर्स जो है उनके भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन रखेंगे कि 4 मीटर का पिलर बनेगा तो उसका डिज़ाइन ये, 5 मीटर का बनेगा तो उसका डिज़ाइन ये। तो एक रैपिडली फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की तरह इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। क्या अफोर्डेबल होगी? क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल क्लास के लिए है। बिल्कुल अफोर्डेबल होगी। किराया तो खैर ऑब्वियसली आप अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ये मान के चलें कि बहुत जल्दी बता देंगे और बहुत अफोर्डेबल होगी। अगर 12 साल पहले के रेलवे की बात करें अश्विनी जी, आज हमारी रेलवे कहाँ खड़ी है? क्योंकि हमने देखा कि लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र में खासतौर से रेलवे जो एक तरह का हथियार होता था, राजनीतिक हथियार होता था। रेल मंत्रालय किसको मिलेगा, कितनी ट्रेन चलेंगी, फिर रेल बजट आता था, उसमें सांसद खड़े होकर मांग करते थे कि फलाना ट्रेन चले, इसका स्टॉपेज हमारे यहाँ कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उसको बदल दिया, रेल बजट को समावेश कर दिया गया आम बजट के साथ, और कई सारी बातें हमने देखी जो परिवर्तन दिखा रहे हैं। आपको ज़मीन पर क्या परिवर्तन होते दिखाए पिछले 12 साल में? बहुत सारे परिवर्तन आए और आगे भी बहुत सारा काम इसमें करना है, क्योंकि 50-60 वर्षों तक जो जिस सेक्टर को निगलेक्ट किया गया था उस सेक्टर में बहुत कमियां रह गई थी। उनको कमियों को भरना है। अभी भी बहुत काम इसमें बाकी है और काम तेज़ी से हो भी रहा है। जो बड़े परिवर्तन आए, सबसे बड़ा परिवर्तन सेफ्टी में आया है। यूपीए के समय में और उससे पहले तक जो पीरियड था उसमें एक तरीके से सेफ्टी को दरकिनार कर दिया गया था और करीब 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में, और लास्ट ईयर रेलवे के इतिहास में सबसे सेफेस्ट ईयर था, जहां 170-171 एक्सीडेंट्स होते थे यूपीए के समय में साल में। लास्ट ईयर 16 पे कंटेन कर पाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत प्रयास लगातार जारी है।
करीब 70,000 किलोमीटर ट्रैक्स को अपग्रेड किया गया है, पुरानी पटरियों को बदल के नई पटरी लगाई गई है। करीब 36,000 किलोमीटर की नई पटरियाँ लगाई गई है। करीब करीब 60,000 किलोमीटर रूट को इलेक्ट्रीफाई किया, 99.4% रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। देश में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेके आए रेलवे के नेटवर्क में जो कि बाकी दुनिया में 40-50 वर्षों पहले लग चुकी थी, वो इन 10 वर्षों में टेक्नोलॉजीज़ को लेके आए, खासकर ट्रैक से रिलेटेड, वैगन से रिलेटेड, कोच से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप LHB कोच और पुरानी जो 1970 की टेक्नोलॉजीज़ अगर देखेंगे तो उसमें जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो बहुत सारे झटके लगते हैं, क्योंकि जो कपलर्स लगे हैं वो कपलर बहुत पुराने डिज़ाइन के थे। इन 10 वर्षों में नए मॉडर्न डिज़ाइन के कपलर्स लाए कि जो ज़्यादा सेफ़ है और पैसेंजर्स के कंफर्ट में भी फ़र्क आता है। स्टेशंस का नवनिर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1300 स्टेशन का नवनिर्माण का काम हाथ में लिया है, जिसमें से करीब 250 स्टेशन कंप्लीट हो गए और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत अच्छे बने स्टेशन, भारत की संस्कृति को, भारत की स्थापत्य कला को लेके बने। फिर स्टेशंस की सफाई, ट्रेन की सफाई में भी अभी बहुत प्रयास चल रहा है और आगे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पंक्चुअलिटी को लेकर कुछ पंक्चुअलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। 50-60% में रहती थी पंक्चुअलिटी, वो अब करीब करीब 77-78% पे आ गई है। लेकिन एक स्थायी परिवर्तन है, जैसे पिछले साल का दिवाली छठ ले तो हाँ भीड़ है, लेकिन पुराने समय जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। इस बार होली ठीक से निकली और अभी जो समर सीज़न है, जून के एंड तक चलेगा समर सीज़न, करीब 3/4 समर सीज़न निकल चुका है और बहुत एक ध्यान से पूरी मेहनत करके जिस तरह से निकाल रहे हैं, जिस तरह से करीब लास्ट ईयर हमने 80,000 स्पेशल ट्रेन चलाई, इस साल भी करीब करीब 75,000-80,000 के आसपास स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेगुलर ट्रेन्स करीब 2,000 ऐड की है कोविड के बाद में। तो इस तरह का जो एक सस्टेन्ड वर्क है उसका बेनिफिट ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक समस्या जो पहले थी शायद आज भी है कि लोगों को टिकट जो है कंफर्म नहीं मिल पाता, वो कब तक हल हो पाएगी? सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा गैप है। आज करीब 740 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रैवल करने का साल में मौका मिलता है। हाईवे में करीब 250 करोड़ है और एयरलाइंस में करीब 35 करोड़ है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 35 करोड़, 250 करोड़, 750 करोड़। और मुझे लगता है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार ट्रेन और ऐड करेंगे, तब जाके वेटिंग लिस्ट वाली समस्या कुछ हद तक दूर होगी। कोई समय सीमा दे सकते हैं जब तक आपने? मेहनत इसमें बहुत है, नई पटरियाँ लगातार लगती जा रही है। जैसे जैसे नई पटरियाँ लगती है, नई ट्रेन चालू कर पाते हैं और उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। कई तरीके से बेनिफिट मिला है। जैसे आप देखो तो अगर आज से 10 वर्षों पहले तक ये रहता था कि पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का कोयला बचा है, आज वो न्यूज़ से निकल चुकी है, न्यूज़ साइकिल से, क्योंकि सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, सफिशिएंट ट्रेन्स चल पा रही है। कुछ समय पहले कांग्रेस ने पुराने वीडियो चला के भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में उन्होंने पुराने वीडियो भी हटाए जब हम लोगों ने उनको मार्क किया। तो इस तरह से एक इम्प्रूवमेंट आया है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन मेहनत अभी भी बहुत करनी है। जो दूसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय आपका है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि चिप क्रांति, दुनिया भर में उसकी बातचीत हो रही है। क्या भारत उसमें शामिल है? क्या भारत उसमें पीछे छूट तो नहीं गया है? 1962 से भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रयास चलता था। बहुत प्रयास पहले हुए, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के समय में, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के समय में, राजीव गांधी जी के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में। आखिर सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिली जब उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन को स्थापित किया और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने के बाद में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। माइक्रॉन का 28 फरवरी को और केन्स का 31 मार्च को इसी साल। 4 वर्षों के अंदर अंदर 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और 2 और चालू होने वाले हैं। जुलाई में एक चालू होगा CG सेमाई का, और बाय दिसंबर टाटा की जो असम में फैक्ट्री है उसका प्रोडक्शन चालू होगा। तो बहुत ही कम समय में ये चालू हो पाया, जिसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर 60s में 70s में इन प्रयासों को सफलता मिलती तो देश एक अलग लेवल पे होता, लेकिन मोदी जी ने अपने प्रयासों से इस इंडस्ट्री को भारत में स्थापित किया है, तो इसका बेनिफिट देश को मिल रहा है। क्या भारत में वो टैलेंट है कि हम इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल टैलेंट है और टैलेंट को डेवलपमेंट और करने के लिए भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर मिशन का अच्छा जो रिज़ल्ट आया है वो ये है कि
भारत में करीब 320 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वर्ल्ड के लेटेस्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के टूल्स कैडेंस और सिनॉप्सिस के स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एग्जैक्टली वही टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है और इसका बेनिफिट बहुत मिला। अगर आप इन चिप्स को देखें, ये चिप्स सारी स्टूडेंट्स की डिज़ाइन की हुई है और बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे से बाहर अगर हम देखें तो शिवपुर, कैलिकट, जालंधर, ग्वालियर, इंदौर, पुदुचेरी, धनबाद, रोपर, रुड़की, राउरकेला, मेघालय, तो देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स चिप को डिज़ाइन कर पाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरी, एक सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली में, वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करके स्टूडेंट्स उसको रियल लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। पिछले डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लीडर्स को पूछा था, दुनिया में 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वो गिन नहीं पाए जहाँ पे इस तरह की पूरी एंड टू एंड कैपेबिलिटी मौजूद हो। तो भारत के नौजवानों को इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस पॉलिसी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। एक जो दूसरा फील्ड है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये कहा जाता है कि भारत जो उसमें वो प्रगति नहीं कर पाया जो करनी चाहिए थी। क्या आप इस आलोचना से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अभी हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है? हमारा एआई मिशन जो है उसमें बूस्ट की लाने की ज़रूरत है। भारत ने एआई में मैक्सिमम फोकस किया है, एआई के डिफ्यूजन पे, एआई की डिप्लॉयमेंट पे। भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री का जो ट्रस्ट लेवल है दुनिया भर में, उस आईटी इंडस्ट्री के ट्रस्ट लेवल के कारण भारत की आईटी इंडस्ट्री को ग्लोबली सब जगह डिप्लॉय करने के लिए लगाया जा रहा है। तो एआई के जो मॉडल्स है जिसको यूज़ करके बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, वो लोग भारत की आईटी इंडस्ट्री को लेकर उसमें एआई के डिप्लॉयमेंट में लगे हैं। तो भारत की आईटी सेक्टर की इस स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है भारत में। साथ ही साथ कई नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज के इस युग में जहाँ पर एआई की एक तरीके से रेस है, तो भारत का मैक्सिमम फोकस है, जो एक लेयर है, ऐप लेयर कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर जी, उस लेयर में मैक्सिमम भारत का फोकस है। अंत में सर, आपका जो तीसरा मंत्रालय है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उससे भी जुड़ी बात कर रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म ये भी होना चाहिए, थर्ड टर्म में कहा था। तो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे आपको क्या लग रहा है कि जो बातें विपक्षी पार्टियां कहती हैं, क्या सरकार उनका ठीक से काउंटर कर पा रही? क्योंकि अभी कल ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, इस पर सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी है। कई सारे ऐसे मुद्दे, इस पर सरकार को जवाब देना है। दुनिया की जो आज की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, जिसके लिए जो जिम्मेदार है सारी दुनिया, उसका नुकसान उठा रही है। उन परिस्थितियों में अगर हम किसी भी विश्व के दूसरे देश के साथ कंपेयर करें, भारत ने अपनी इस परिस्थिति से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका मुकाबला किया है। दुनिया के सभी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें डबल, कहीं पे 28%, कहीं पे 40% इतनी बढ़ी है। लेकिन भारत में जिस तरह से एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से, बहुत ही एक मैच्योर वे में हैंडल किया गया है इस क्राइसिस को, उसके कारण भारत में इस क्राइसिस का प्रभाव कम देखने को मिला है। हाँ, इसका प्रभाव ज़रूर भारत पे भी है, लेकिन ये विश्व की परिस्थितियाँ है। कोविड में भी हमने देखा, विश्व में जितनी तकलीफ आई उससे भारत ने काफ़ी एक समझदारी के साथ उसका मुकाबला किया। ये मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता है जिसके कारण दुनिया में भारत के प्रति विश्वास तो है, साथ ही साथ भारत के अंदर भारतीयों का भी विश्वास मोदी जी पर है। एक अंतिम प्रश्न, राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में तो आर्थिक सुनामी आने वाली है, वो ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो सरकार है ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी को जनता ने जवाब दे ही दिया है, बारंबार जवाब दिया है। हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र में दिया, बंगाल में दिया, दिल्ली में उनके साथी अरविंद केजरीवाल को दिया, तो जनता उनको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, शुभकामनाएं आपको आने वाले समय की।